बड़ी खबर प्रयागराज से है। मायावती के घर शादी में फरार शाइस्ता परवीन को न्योता भेजा गया है। फिलहाल पुलिस की नजर में फरार है शाइस्ता परवीन और शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। लेकिन इन सब के बीच मायावती के घर में जो शादी है, परिवार में जो शादी है, उसका न्योता शाइस्ता परवीन को भेजा गया है। उनको शाइस्ता परवीन के यहाँ आप देखिए कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की नजर में शाइस्ता परवीन फरार है, लेकिन ये न्योता आया है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने हुए हैं। मोइन, ये जो न्योता मिला है, क्या उन कयासों पर भी ये विराम लगाएगा जिसमें ये कहा जा रहा था कि मायावती और उनकी पार्टी शाइस्ता परवीन से दूरी बना रही है? हो सकता है कि उनकी मेयर पद का जो उम्मीदवारी है उस पर भी कोई आंच आ जाए। देखिए, मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को है, गुड़गांव से होनी है और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा के साथ शादी होनी है। इसलिए इसके शादी के लिए मायावती ने मंडल वाइज जो है लिस्ट तैयार करवाई है और प्रयागराज मंडल की जो लिस्ट है उसमें कुल 49 लोगों का नाम है और 49 लोगों में शाइस्ता परवीन भी शामिल है। वो शाइस्ता परवीन जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद हैं, जिन पर प्रयागराज पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, जो लगातार फरार चल रही हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे में जब मायावती उनकी पार्टी के लोगों को इस बात की जानकारी है कि वो नामजद आरोपी हैं, फरार चल रही हैं, पुलिस ने उन पर इनाम घोषित किया है, तो उस लिस्ट में शाइस्ता परवीन का नाम शामिल करना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों उनको न्योता देने की इतनी जो है वो जल्दबाजी दिखाई जा रही है, क्यों इस तरीके से न्योता भेजा जा रहा है, जबकि उनका परिवार के कई सदस्य जेल में बंद हैं, वो खुद फरार हैं। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कार्यकारिणी को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे बुलाया ही नहीं गया और अगर बैठक में बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। ये बयान शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। कोलकाता में चल रही है सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सांसद हैं सपा से, वैसे भी सपा के गिने चुने सांसद ही हैं, लेकिन इन सब के बीच शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मुझे कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया ही नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। अब सवाल यह है कि शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है तो उनको बुलाया नहीं गया, तो इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क नाराज हैं? कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उनसे सवाल पूछा गया कि आप कार्यकारिणी की बैठक में क्यों नहीं गए, तो सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया ही नहीं गया और अगर बुलाया जाता तो मैं जरूर इस कार्यकारिणी की बैठक में जाता। तो अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। बर्क साहब, आज आपकी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी दुआ है कि वो कामयाब हो और आने वाले सन 24 में हम बीजेपी को हरा सकें जी। और एकजुट होने की मैं अपील करता हूं कि सब मिलकर, सारा अपोजिशन मिलकर काम करेगा जी। तो मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से बीजेपी हार जाएगी। पार्लियामेंट में आप सबसे सीनियर सांसद हैं, हाँ। पार्टी में भी सबसे सीनियर हैं, आप क्यों नहीं गए? क्या मैं वहाँ, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, हाँ। या कोई और नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं मेरी, मैं पार्टी के साथ हूँ। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाज तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। आपको नहीं इन्वाइट किया गया? क्यों, आप तो सांसद हैं। पता नहीं, मेरे पास तो कोई तरह नो इन्फॉर्मेशन है जिनमें। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, 3 ही सांसद हैं लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इनविटेशन नहीं आया? अच्छा, क्या लगता है मुलायम सिंह यादव के बाद कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनकी जाती राय है। मुझे क्यों नहीं बुलाया या औरों को क्यों नहीं बुलाया, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अभी मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में। अखिलेश यादव जी ने कोई फोन नहीं किया, किसी ने नहीं? ना कोई फोन, ना कोई लेटर। पहले बुलाया जाता था आपको सम्मेलनों में, राष्ट्रीय सम्मेलनों में? हाँ, क्यों नहीं बुलाया जाता था, बुलाया जाता था हमेशा। और उबैदुर रहमान हमारे साथ ही जुड़ गए हैं जिन्होंने शफीकुर रहमान बर्क से बात की। उबैदुर रहमान, देखिए, मजे हुए और बड़े सीनियर नेता शफीकुर रहमान पहले वो बात को दबा रहे थे कि नहीं मेरी तबीयत नहीं सही, लेकिन आपने कुरैत के उनके मन की बात निकलवा ली। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया ही नहीं गया, तो क्या नाराजगी दिख रही है शफीकुर रहमान बर्क और उनके समर्थकों में?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नाराजगी काफी दिनों से है, लेकिन अंदर खाने हैं। और इसकी शुरुआत जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी के जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन, जो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, उन्हें जब लोकसभा का नेता सदन सपा का बना दिया गया, उसके बाद इन्होंने अपनी नाराजगी अखिलेश यादव से जाहिर की थी, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है वो 4-5 बार के सांसद हैं और वो उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं में इनकी गिनती होती है। आजम खान के बाद अगर नाम आता है तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आता है। और संभल में उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मतलब वो बसपा में भी गए तो जीते, सपा में रहे तो जीते। और ऐसे में उनका अब समाजवादी पार्टी में उनका पोता जो है जियाउर रहमान बर्क, वो भी मुरादाबाद से कुंदरकी से विधायक हैं। खुद जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क पार्लियामेंट में सबसे सीनियर सांसद हैं, सबसे बुजुर्ग सांसद हैं। ऐसे सांसद को अखिलेश यादव अगर इन्विटेशन नहीं भेज रहे हैं, उनको कोई बुलावा नहीं भेज रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मुझे ना फोन किया अखिलेश यादव जी ने या किसी ने, ना कोई इन्विटेशन भेजा है, तो कहीं ना कहीं ये एक पीढ़ी का गैप भी हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ के नेता हैं और अखिलेश यादव हो सकता है कि नई टीम को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने हालांकि बधाई दी, एकजुट होने का संदेश दिया, क्योंकि बुजुर्ग नेता हैं पार्टी के, वो चाहते हैं कि पार्टी जो है मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिकायत जो है वो यही है। बिल्कुल, और शिकायत का कोई दूरगामी परिणाम तो नहीं होगा, ये भी सवाल बना रहेगा। फिलहाल शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर है, संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाया गया और वो साफ कर रहे हैं कि न तो कोई फोन आया, न तो कोई पत्र आया और इसलिए मैं वहां नहीं गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सबसे एकजुट होने की अपील करता हूं, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही कि कार्यकारिणी में बुलाया नहीं गया, गिने चुने सांसद और वो भी अगर ना बुला जाएं तो सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से भी उठ सकते हैं, राजनीति हो सकती है। लेकिन शफीकुर रहमान ने खुलकर बोला है कि मुझे बुलाया नहीं गया। और कोलकाता से बड़ी खबर है, कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। सपा जाति जनगणना को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चलाएगी सपा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसको लेकर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है और इससे एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाएगी। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। और चलिए सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं? किस रणनीति पर लाल ब्रिगेड काम करने जा रही है? देखिए अवधेश मिश्रा जी, आपने अति पिछड़ों की बात की, आपने जातीय जनगणना की बात की। एक आपका भी बड़ा प्रिय विषय है जिस पर चर्चा हुई है, बात हुई है धार्मिक और धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों, धार्मिक महापुरुषों, धार्मिक जो प्रतीक हैं, साथ ही साथ धार्मिक जो प्रभु हैं, उन लोगों पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। इसमें आपकी विशेषज्ञता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीसरी चीज आपने दर्शकों को नहीं बताया। 3 महत्वपूर्ण विषयों पर अभी तक चर्चा हुई है। अभी लंच का टाइम हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क साहब अगर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होते तो बहुत ही अच्छा होता और अच्छा लंच भी था। और एक बार मैं शफीकुर रहमान बर्क और उन जैसे ऐसे समाजवादी जो बुलाए नहीं गए हैं या जो बैठे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहते हैं कि आखिर कोलकाता सुदूर कहां हो रही है ये बैठक, तो ये दिखाना चाहूंगा कि ये JW मैरियट होटल है। इसकी भव्यता, दिव्यता अवधेश मिश्रा जी आप भी देख लीजिए, जो फाउंटेन है। और आपने कहा सिटी ऑफ जॉय, आनंद, संतुष्टि, मौसम भी समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है। और ये अट्टालिका जो आप देख रहे हैं, जो JW मैरियट की कोलकाता की ये अट्टालिका है, इसी के शीतल यानी ठंडी ठंडी एक जगह है। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर बैठक चल रही है जहां गर्माहट का कोई एहसास नहीं है, बड़ी शीतलता है। और उस शीतलता में बात हो रही है कि जातीय जनगणना को हम मुद्दा बनाएंगे। बात हो रही है कि अति पिछड़ों को जोड़ा जाए। कभी बात हुआ करती थी MY की, मुसलमानों की और यादवों को कुछ ज्यादा से ज्यादा उन्हें गोलबंद किया जाए, लामबंद किया जाए और उन्हें जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी से। राजनीति बदली है,
जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह के बाद से अति पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान और उसके सतत विकास को ये विरोधी भी मान रहे हैं कि अति पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अति पिछड़ों पर जोर दिया जा रहा है, जातीय जनगणना पर जोर दिया जा रहा है और जो धार्मिक प्रतीक है उनको किसी तरीके से उस पर चर्चा न करें, ज्यादा बेकार की बातों से बचें, इस पर भी जोर दिया गया। और मंच सजा तो मंच की तस्वीरें सबके सामने थी। शिवपाल यादव का मंच पर बैठना राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, यूं तो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा हैं और ऐसे में उस मंच पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नहीं बैठ पाए। खासकर बात करें हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में थे। माना यह जा रहा था कि जो नैरेटिव उन्होंने साबित की है, जो उसे आगे बढ़ाया है, उसकी कैद में है अखिलेश यादव, उसकी कैद में है समाजवादी पार्टी। लेकिन मंच पर जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिली। रामगोपाल यादव, जया बच्चन को आपने देखा, दलित चेहरों के तौर पर रामजी लाल सुमन को देखा, अवधेश प्रसाद को देखा, यानी अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश अखिलेश बिल्कुल ये कोशिशें चल रही है वीरेश जी, और लगातार ये तस्वीरें आपके जरिए हम लोग देख भी रहे हैं, सियासी मायने समझ भी रहे हैं। आपसे लगातार बने रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद अभी तक की जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो वीरेश जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मंथन चल रहा है और रणनीतियां 2024 के लिहाज से बन रही हैं। अब आप बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में युवकों का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल यहां पर हर्ष फायरिंग हो रही थी, युवकों के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है और इस दौरान बच्चे भी वहां मौजूद थे। थोड़ी सी चूक भारी पड़ सकती थी किसी पर भी, और इसी वजह से अब जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। आजमगढ़ से तस्वीरें आई, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। युवकों के फायरिंग करने के दौरान बच्चे भी मौजूद थे और पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी। यार देख के मारा, हट जाओ। तो देखिए फायरिंग भी हो रही है, वीडियो भी बन रहा है और ऐसे में थोड़ी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो यूके फायरिंग करने के दौरान बच्चे मौजूद थे। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है, वीडियो का संज्ञान ले लिया है और इन्हीं वीडियो के आधार पर अब जांच चल रही है। यार देख के मारा, हट जाओ। और अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में 8000 छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी पढ़ाई संकट में आ गई? तो कानपुर की खबर हम आपको बताते हैं। सरकारी लापरवाही से 8000 छात्रों का नुकसान हो गया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से गरीब छात्रों की पढ़ाई मुश्किल में है। छात्र छात्राएं सरकारी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। 8000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर तलवार लटक गई है। छात्रवृत्ति के आवेदन को समाज कल्याण विभाग ने जांच के बाद आगे ही नहीं भेजा और इसी के चलते अब कानपुर जिले के 8000 छात्रों की स्कॉलरशिप पर तलवार लटकने लगी है। तो सरकारी लापरवाही भारी पड़ गई, सरकारी तंत्र की लापरवाही हुई है। 8000 छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और अब उनकी पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि वो पात्र थे और उनकी मुश्किलें ये छात्रवृत्ति हल करती थी। 8000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर तलवार लटक गई है और छात्रवृत्ति के आवेदन को समाज कल्याण विभाग ने जांच के बाद आगे ही नहीं भेजा और इसी के चलते अब इनके सामने एक बड़ा संकट आ गया है। तो स्कॉलरशिप की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। कानपुर जिले में 77,062 आवेदन हुए और छात्रों ने आवेदन किया। ओबीसी छात्रों की संख्या 34,000 थी, एससी छात्र जो थे वो 24,726 और एसटी के 18,336 छात्रों ने आवेदन किया है।
12,000 छात्रों के डेटा मिसमैच होने की वजह से आवेदन निरस्त हो गए और 8,000 छात्रों का आवेदन समाज कल्याण विभाग को भेजा ही नहीं गया। कानपुर विश्वविद्यालय के ज्यादातर छात्रों का आवेदन नहीं भेजा गया। आवेदन नहीं भेजे जाने से छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है और अब ये उनके लिए संकट का विषय बन रही है। स्कॉलरशिप अगर नहीं आएगी या नहीं आई पिछले साल, कितनी मुश्किलें होंगी? मुश्किलें तो सर हुई थी, मतलब फिर लोगों से पैसे ऐसे लिए गए, फिर फीस भरी गई। मुश्किलें तो आती हैं, क्या बताया सर, फंड की कमी दिखा देते हैं तो उसमें कुछ आ रहा ही नहीं करने में। स्कॉलरशिप आती है? सर इस पिछली बार भरा नहीं आई थी। नहीं आई। अच्छा, परिवार की हालत कैसी है? गरीब है, मतलब मिडिल क्लास। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फीस देने की स्थिति में हो? तो जुगाड़ तो करना पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है, जैसे फंस गई 8,000 बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, पोर्टल बंद हो गया, तो कैसे पढ़ेंगे? तो नहीं आएगी तो फिर अपना कहीं से ले दे के या फिर जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो क्या परेशानी होगी या सब ठीक रहेगा? नहीं, परेशानी तो बहुत हो रही थी। फीसेस देने के लिए जॉब भी करना पड़ता है, इसीलिए फीसेस देने के लिए दिक्कत होगी। अगर स्कॉलरशिप के सारे हम लोग मतलब ITI करने का एडमिशन कराया था, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। स्कॉलरशिप आती है? सर पिछली साल आई थी, आधी आई थी। आधी आई थी। इस बार आवेदन किया है? आवेदन किया बट अभी आई नहीं है। आई नहीं। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो क्या होगा? सर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। घर वाले कहते हैं कि स्कॉलर आए तो सही है, नहीं तो पैसे देने में इतने सक्षम नहीं हैं घर वाले। गाँव में किसानी करते हैं। अच्छा। मम्मी पापा भाई लोग। और इस बारे में वीपी गंगा की टीम ने कानपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात की और पूछा कि आखिर छात्रों की छात्रवृत्ति देने में इतनी लापरवाही क्यों? उसमें एक्चुअल डेटा तो अभी हम कंपाइल करा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया थी। पूरा एक्चुअल डेटा जो भी था वो सबमिट हो जा रहा था। सबमिट होने के बाद हमारे पास डेटा नहीं था, वो अपना समाज कल्याण विभाग को डेटा। तो कल मैं समाज कल्याण अधिकारी से मिला था और मैंने उनसे डेटा प्राप्त किया है। तो उसमें जो डेटा में है वो सभी कॉलेजेस का है, जो AKTU से संबंधित हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, उनका भी है, और जो ITI है शहर में और भी जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका है। खाली विश्वविद्यालय का डेटा नहीं है वो। तो विश्वविद्यालय के जिन महाविद्यालयों का रह गया है, अगर पोर्टल पर डेट ओपन हो जाती है तो 1 दिन के अंदर हम उनका सबमिट करा देंगे। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि बिजली संकट परेशान करा लोग। ज्ञान में होना चाहिए कि इतनी बड़ी इनके तैयारी, इतने बड़े इनके वो करने के बावजूद हड़ताल का कोई व्यापक असर नहीं है। हड़ताल निष्प्रभावी रही है, निष्फल रही है, असफल रही है। सामान्य संजोग में भी आप जानते ही हैं बिजली की जो व्यवस्था है वो कहीं कोई फीडर, कहीं कोई तार में गड़बड़ी या कमी इस तरह की रहती है। तो ये कोई विशेष कोई कमी वर्तमान में नहीं है। पिछले दिनों मैंने बताया भी था और ये हम लोगों के संज्ञान में है कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए हमारे बिजली के संयंत्रों को, बिजली के लाइनों को, बिजली की हमारी हाई टेंशन लाइनों को डिस्टर्ब करने की, चाहे गन्ने का थड़ फेंक करके या नंगा तार फेंक करके, इस तरह के बहुत सारे उपायों से उन्होंने स्थानीय फॉल्ट कराने का, स्थानीय शॉर्ट सर्किट करा करके पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ ध्यान में आया वहाँ उनको दुरुस्त किया गया। देवरिया के हेतिमपुर के जंगल में या हमारे आजमगढ़ के लाट घाट के क्षेत्र में इस तरह की वारदातें हुई हैं। अन्य जगहों पे भी कुछ वारदातें हुई हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ऐसी वारदातों के एक एक जगह का हमारे पास नाम है, एक एक जगह का हमारे पास संज्ञान है, और कौन लोग इसमें लिप्त रहे हैं उनका भी हम पता निकाल ले रहे हैं, निकालेंगे। चाहे वो मैंने कहा स्थान पे हो अपने, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है, उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है कि जब चाहो आप नुकसान उसको कर दो। कि हम मैंने पहले भी कहा कि हमेशा हैं और तैयार हैं, लेकिन आप सबको ये भी संज्ञान में है कि बिजली व्यवस्था का जो कॉर्पोरेटाइजेशन था वो 2000 में हुआ था। तब से लेकर अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा इस कॉर्पोरेशन में के माथे पे चल रहा है।
उससे थोड़ा ही कम का बैंक लोन 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का बैंक लोन हमारे माथे पे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अनर्गल मांगें करना या बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना वो उचित नहीं होता है। फिर भी जो बोनस 5 साल से नहीं दिया गया था वो बोनस हमने इस साल दिया है सभी कर्मचारियों को, और हम आगे भी उनके हित में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उनके साथ रहने को, उनकी समस्याएं सुनने को, और ये बात हमने संघर्ष समिति और इनके जो नेतागण हैं उनको बार बार हमने कहा है और उनको समझाने का प्रयास किया। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत निराशा हुई। वो इसलिए निराशा हुई, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आर्डर किया, और वो आर्डर उसी खंडपीठ के माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ के 6 दिसंबर 2022 के आर्डर के संदर्भ में है, उसकी अगली कड़ी में है। और कल वाले आर्डर में बड़ी गंभीरता से हाई कोर्ट ने इस हड़ताल का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि ये हड़ताल जनहित के विरुद्ध है, जनता को परेशान करने वाली है, और यहाँ तक हाई कोर्ट के आर्डर में शब्दों का प्रयोग है कि ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, इस तरह के शब्द उसमें कहा गया है। और इसके मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना की भी नोटिस दिया है, वो अवमानना की भी कार्रवाई करने के लिए अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, और साथ ही जमानती वारंट भी इशू करने का, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश किया है। ये हाई कोर्ट का आर्डर जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, जैसे ही हमें मिला, वैसे ही हमारी तरफ से यूपीपीसीएल प्रबंधन की तरफ से इन संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हमने हाई कोर्ट के आर्डर की प्रति और उनको निवेदन करते हुए कि भाई इस समय 2 कारणों से, एक तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने लगाया हुआ है, ऐसे समय में इस तरह की आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट आर्डर किया है जिसमें कहा गया है कि स्ट्राइक जो है अनुचित है, अनावश्यक है, इसलिए आप कृपा करके अपनी स्ट्राइक को आप बंद करें, इसको ख़त्म करें और सभी कर्मचारियों से काम करने के लिए आप कहें। लेकिन दुर्भाग्य है, हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी इन नेताओं ने, संघर्ष समिति के नेताओं ने हाई कोर्ट के आर्डर के लेटर और स्पिरिट दोनों का ही अवहेलना किया है, अवमानना किया है। और ये बात सोच करके कि किसी भी न्यायालय का, उच्च न्यायालय का खास करके आदेश पूरे देश के किसी भी व्यक्ति, नागरिक, हमारे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर बंधन करता है, किसी भी संस्था के ऊपर, ऑफिस के ऊपर बंधन करता है, विशेष रूप से पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर विशेष रूप से बंधन करता है। फिर भी प्रोएक्टिवली हमने उनको कॉपी भेज करके उनसे निवेदन किया है हड़ताल खत्म करने। इस बात से हम लोगों को बड़ा झटका लगा है, बहुत चिंता हुई है। और मैं देख रहा हूं कि कल से हाई कोर्ट के आर्डर के बाद और अभी तक कम से कम 3-4 ऐसे सोशल मीडिया में संदेश और वीडियो संज्ञान में आया है कि हाई कोर्ट के आर्डर की सीधी अवहेलना करते हुए संदेश प्रसारित किए गए हैं। आज ही हमने 2 संदेश देखे हैं। एक में सुबह बहुत लंबा सा अपील है कि आज रात को ये करना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस तरह के संदेश बार बार प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।